नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। प्यारे साथियों, आप देखिए, इससे पहले हम लोग एक लेक्चर पढ़ चुके हैं जिसमें हम लोग इंडक्टेंस तक पढ़े थे, ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में इंडक्टेंस तक। इसके बाद हम लोग ये देखेंगे, अगर आप लोग लेक्चर नंबर 1 नहीं देखे हैं तो आप लोग लेक्चर नंबर 1 देख लीजिए। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइम का थोड़ा सा अभाव रहता है, तो मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी जल्दी 60 मिनट से रिवीजन करा दूँ आप लोग को। तो आइए देखते हैं। हम देखिए, बंडल कंडक्टर आज हम लोग पढ़ते हैं। बंडल कंडक्टर क्या होता है, इसका यूज क्या है, क्यों यूज करते हैं, इन सभी को हम लोग देखने वाले हैं। तो आप अगर आपको स्पीड कम लगेगा तो आप स्पीड को बढ़ा लीजिएगा। तो देखिए, हम लोग बंडल कंडक्टर पढ़ने वाले हैं। बंडल कंडक्टर से जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं सब मैं आपको पूरा यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो देखिए, ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग बंडल कंडक्टर यूज करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन इसमें, बंडल कंडक्टर कितने केवी किलो वोल्ट की लाइन होती है उससे मतलब यूज करने पर इकोनॉमिकल रहता है। तो बंडल कंडक्टर जो होता है 220 किलो वोल्ट की लाइन होती है, तब वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, या उससे ऊपर की लाइन होती है तब हमको इकोनॉमिकल होता है। तो क्वेश्चन नंबर पहला यहाँ से आप लोग ध्यान रखिए इसको। और क्या देखिए, बंडल कंडक्टर यूज करने से हमको क्या एडवांटेज है। तो बंडल कंडक्टर देखिए, जीएमआर जो होता है, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस जो होता है, वो 2.177 आर होता है। बंडल बंडल कंडक्टर यूज करने से क्या होता है कि केबल की जो ओवरऑल साइज होती है, जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर की ओवरऑल साइज होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है। सॉलिड कंडक्टर के लिए क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन रेडियस जो होता है 0.7788 आर होता है। हॉलो कंडक्टर के लिए जो होता है ज्योमेट्रिक मीन रेडियस वो बढ़ जाता है। बंडल कंडक्टर यूज करने से जो है कोरोना लॉस होता है वो कम होता है, ये भी ध्यान रखिए। रेडियो इंटरफ्रेंस, बंडल कंडक्टर यूज करने से रेडियो इंटरफ्रेंस जो होता है वो कम हो जाता है आपका। और भी चीज़ें जैसे सीरीज रिएक्टेंस जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि इंडक्टेंस कम हो जाता है। अभी आपको मैं आगे बताऊंगा। देखिए, बंडल कंडक्टर यूज करने से मतलब कैसे रिएक्टेंस कम होता है, कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में यूज करते हैं इन सभी को। और एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो वोल्टेज ग्रेडियंट होता है वो घट जाता है आपका। कैपेसिटेंस जो होता है वो बढ़ जाता है। सर्ज इंपीडेंस जो होता है वो घट जाता है। लेकिन सर्ज इंपीडेंस लोडिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी, वो बढ़ जाता है। तो इतना चीज़ें ध्यान रखिए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नॉइज़ लेवल जो होता है, नॉइज़ लेवल 5 से 6 डीबी मतलब डेसिबल तक घट जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी। एक बार फिर से ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, बंडल कंडक्टर यूज करने से जो रेजिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेडियो इंटरफेरेंस कम होता है, वोल्टेज ग्रेडियंट जो होता है वो कम हो जाता है, इंडक्टेंस कम होता है, और कैपेसिटेंस बढ़ता है, पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी बढ़ जाती है, कैपेसिटेंस बढ़ता है। लेकिन सर्ज इंपीडेंस लोडिंग जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, इतना ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद देखिए, जो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर हम लोग यूज करते हैं, जो ACSR कंडक्टर यूज करते हैं, ACSR कंडक्टर का फुल फॉर्म एक बार पूछा था, तो ऑल एल्युमिनियम कंडक्टर स्टील रेनफोर्स होता है। ठीक है। और इसमें टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर कितने होते हैं इसके लिए हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए, तो यहाँ पर बंडल कंडक्टर के लिए देखिए, तो जो हम लोग ACSR कंडक्टर यूज करते हैं, देखिए जहाँ जो यहाँ पर है, देखिए ये ACSR कंडक्टर है। ठीक है, ACSR कंडक्टर है। तो इसमें एक अंदर जो होता है स्टील का कंडक्टर होता है, और इसके बाद चारों तरफ उसके एल्युमिनियम के लेयर लगा के बनाते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग देखिए पढ़ने वाले हैं कितने टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर यूज करते हैं, ये देखने वाले हैं। तो देखिए, अगर कंडक्टर n लेयर अगर दिया है, n लेयर के लिए, तो टोटल नंबर ऑफ कंडक्टर जो होते हैं वो कितना होता है। तो देखिए, इसके लिए 3n n-1 + 1 होता है, ये फार्मूला होता है। इसको आप लोग ध्यान रखिए। अगर n लेयर है तो तब उसके लिए देखिए, पहला लेयर में जो होता है कितना होता है, आप n बराबर 1 रखिए तो टोटल नंबर ऑफ लेयर कितना आएगा, 1 आएगा। n बराबर 2 रखिए, नंबर ऑफ लेयर अगर n लेयर के लिए 2 लेयर के लिए देखेंगे तो आपको 6 आएगा। वैल्यू रख के यहाँ सॉल्व करेंगे तो इसमें 3n n-1 + 1 में। ठीक। इसके बाद जो है देखिए, अगर आपका 3 लेयर निकालना है तो 12, तो आप इसको याद रखिए। पहला लेयर में कितने होते हैं, पहला लेयर में 1 होता है कंडक्टर, दूसरा लेयर में 6 कंडक्टर होता है, तीसरा लेयर में 12 कंडक्टर होता है। और अगर ये पूछे तो तीसरा लेयर में कितना होता है, 12। चौथा लेयर में कितना होता है, 18 होता है। और पाँचवें लेयर में 24 होते हैं, ऐसे ही। और पाँचवें लेयर में, छठे लेयर में 30 होते हैं। और अगर आपसे टोटल लेयर पूछ लिया, टोटल कितने, जैसे मान लीजिए पूछ लिया तीसरे लेयर में टोटल कंडक्टर कितने हैं, तो टोटल कंडक्टर कितने हो जाएंगे, देखिए 6 1 7 और 12 और 7 कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। तो तीसरे लेयर में टोटल कंडक्टर कितने हैं आपका, 19 है। लेकिन अगर तीसरा लेयर में बस पूछे तो तीसरा लेयर में कितने होते हैं, 12 होते हैं। ऐसे ही आपसे पूछ लिया अगर दूसरा लेयर में कितने होंगे, तो दूसरा लेयर में केवल 7 होंगे। टोटल कंडक्टर कितने होंगे, 7 होंगे। तो इसको ध्यान रखिए आप। तो पहला लेयर में कितना होता है, 3 होता है। दूसरा लेयर में कितना होता है, 6 होता है। लेकिन पूछे दूसरा लेयर में टोटल कंडक्टर कितने होते हैं, तो टोटल कंडक्टर 7 रहेंगे। कभी कभी देखिए क्वेश्चन पूछता है इसमें कि आपसे एक 3n n-1 + 1 का आता है, एक आता है 3n n+1 + 1 आता है। अगर कुछ भी ना बोले, जैसे आपको दोनों फार्मूला देगा, आप BK मेहता का अगर सॉल्यूशन किए होंगे तो उसमें दोनों फार्मूला दे दिया है, और ऑप्शन में जो है इसको सही माना है, 3n +1 + 1 को। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ भी ना बोले और दोनों फार्मूला आ जाए तो आप 3n n+1 + 1 को मारेंगे। ठीक है, सही मानेंगे। ठीक।
तो यहाँ से आप इसको ध्यान रखिएगा कि अगर कुछ भी ना बोले आपको, तब वहाँ पर अगर दोनों फार्मूला दे दे तो आप किसको मानेंगे, 3n n+1 को। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। वैसे जल्दी देता नहीं है। और टोटल डायामीटर निकालने के लिए देखिए क्या है, तो टोटल डायामीटर निकालने के लिए देखिए यहाँ से, तो डायामीटर अगर n लेयर का डायामीटर कितना मतलब उसका डाया है निकालने के लिए 2n-1 इंटू डी होता है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर कुछ भी ना बोले तो 2n-1 इंटू डी होता है, इसको भी ध्यान रखिए आप लोग। और अगर इसमें बोल दे कि जैसे आपको n-1 लेयर के लिए बोले तो n-1 लेयर के लिए निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2n+1 इंटू डी लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए बंडल कंडक्टर में जो हम लोग यूज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन, तो आप लोग देखे होंगे बंडल कंडक्टर में कहीं कहीं पर हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे हॉरिजॉन्टल में यूज कर लेते हैं। ठीक है, और कहीं कहीं पर हम ट्रेंगुलर शेप में यूज करते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें डिस्टेंस होता है वो अनसिमेट्रिक होता है, मतलब कि डिस्टेंस जो होता है वो समान नहीं होता है। तो हम हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसमें अनसिमेट्रिक हो जाता है। अनसिमेट्रिक होने की वजह से उसमें जो जीएमडी होता है वो बढ़ जाता है। जीएमडी बढ़ने की वजह से इंडक्टेंस बढ़ जाता है। इंडक्टेंस अगर बढ़ता है तो आपकी पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी घट जाती है, लॉसेस ज़्यादा होने लगते हैं, पावर फैक्टर लैगिंग हो जाता है, रेडियो इंटरफ्रेंस की प्रॉब्लम आने लगती हैं। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रेंगुलर शेप में यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ से जो हम लोग बंडल कंडक्टर यूज करते हैं तो ये क्या है, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनसिमेट्रिकल स्पेसिंग बोलते हैं या अनसिमेट्रिकल डिस्टेंस बोलते हैं इसको। तो हम ऐसे हॉरिजॉन्टल में यूज नहीं करते हैं। देखिए इस हॉरिजॉन्टल में यूज करने से डिसएडवांटेज क्या है, जैसे देखिए एक कंडक्टर मान लीजिए ये हो गया, तीन फेज का है, तो पहला फेज ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। ठीक है, पहले से दूसरा और दूसरे से तीसरा के लिए डिस्टेंस तो समान है मान लीजिए, ठीक है, डी हो गया। लेकिन पहले से तीसरे कंडक्टर के लिए डिस्टेंस 2d हो जा रहा है। तो यहाँ से हम जीएमडी निकालते हैं तो पहले का बीच का डिस्टेंस, दूसरे का बीच का डिस्टेंस और तीसरे का बीच का डिस्टेंस, पहले और तीसरे का बीच का डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं और जितना कंडक्टर रहेगा उसका 1/3 कर देते हैं होल स्क्वायर का होल। ठीक है, तो यहाँ से जब हम निकालते हैं देखिए इसको वैल्यू को, तो जीएमडी जो निकल के आता है, देखिए जीएमडी जो है 1.25 डी आता है। तो यहाँ से हमको जीएमडी जो है बढ़ जाती है। अगर जीएमडी बढ़ता है देखिए तो इंडक्टेंस का फार्मूला होता है क्या, μ/2π ln/GMD/GMR होता है बंडल कंडक्टर के लिए। तो यहाँ से देखिए जीएमडी जो है वो बढ़ जाएगा। अगर जीएमडी बढ़ गया तो आपका ट्रांसमिशन लाइन का इंडक्टेंस बढ़ जा रहा है। अगर इंडक्टेंस बढ़ता है तो आप लोग जानते हैं रेडियो इंटरफ्रेंस की प्रॉब्लम आएगी, वोल्टेज रेगुलेशन पुअर होगा, पावर फैक्टर लैगिंग हो जाएगी, ड्रॉप ज़्यादा होगा। तो ये सभी इसके डिसएडवांटेज होंगे। तो इसमें कम्युनिकेशन मतलब रेडियो इंटरफ्रेंस प्रॉब्लम आएगी। तो ये सभी इसलिए हम क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल जो है कॉन्फ़िगरेशन यूज नहीं करते हैं। तो भाई हम यूज कौन सा करते हैं, तो हम लोग ट्रेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। देखिए ट्रेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन क्या है, तो ट्रेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में क्या है, देखिए ट्रेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन में एक कंडक्टर ऐसे हम मतलब ट्रेंगल शेप में यूज करते हैं। बी हो गया, ये सी हो गया। देखिए सभी के बीच का डिस्टेंस जो है वो डी समान है। अगर डिस्टेंस समान है तो हम जीएमडी जब निकालते हैं, देखिए पहले कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस डी, दूसरे से तीसरे कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस डी, और फिर पहले से तीसरे कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस डी। 3 कंडक्टर है तो देखिए 1/3 कर देंगे हम इसका होल पावर। ठीक, तो यहाँ से हम जीएमडी जब निकालेंगे देखिए डी क्यू हो जाएगा, डी क्यू 3 से 3 कट जाएगा। तो जीएमडी जो है यहाँ पर देखिए डी ही आया बस। तो एडवांटेज ये है जीएमडी जो है वो घट जा रहा है। अगर जीएमडी घट रहा है तो कहने का मतलब क्या है, देखिए इंडक्टेंस जो है घट जाएगा, क्योंकि इंडक्टेंस बराबर फार्मूला होता है क्या, μ/2π ln GMD/GMR होता है। ये बंडल कंडक्टर के लिए इंडक्टेंस का फार्मूला होता है। अब देखिए हमको फ़ायदा क्या है, देखिए इंडक्टेंस जो है बैलेंस हो जाता है। अगर इंडक्टेंस बैलेंस होता है तो हमको ट्रांसपोजिशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ट्रांसपोजिशन हम कब करते हैं भैया, तो ट्रांसपोजिशन हम कब करते हैं, जब इंडक्टेंस अनइक्वल होता है, मतलब हर एक फेज का इंडक्टेंस अलग अलग होता है। तो हम क्या करते हैं, वायर का कंडक्टर जो होता है कंडक्टर का ट्रांसपोजिशन करते हैं। तो इस वजह से जो है हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंगुलर शेप में यूज करते हैं। इंडक्टेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, कोई झंझट नहीं रहता है, ट्रांसपोजिशन करने कोई झंझट नहीं रहता है, और सबसे बड़ी बात रेडियो इंटरफेरेंस नहीं होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, और इकोनॉमिकल भी होता है, आसानी से हम कर भी लेते हैं। तो और इसके बाद देखिए अनसिमेट्रिकल जो स्पेसिंग होता है, जैसे आप हॉरिजॉन्टल शेप में यूज करते हैं, तो इसमें क्या होता है, अनबैलेंस होता है ड्यू टू अनइक्वल इंडक्टेंस। अनइक्वल इंडक्टेंस की वजह से जो है क्या करते हैं हम लोग, अनइक्वल होता है, अनबैलेंसिंग होता है, और रेडियो इंटरफ्रेंस की प्रॉब्लम होती है। तब इस रेडियो इंटरफ्रेंस को हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसपोजिशन करते हैं। तो ये सभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। इससे अच्छा है कि हम ट्रांसपोजिशन यूज करते हैं, ट्रेंगुलर कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद कैपेसिटेंस आता है। देखिए कैपेसिटेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो कैपेसिटेंस देखिए यहाँ से क्या है, कैपेसिटेंस के लिए देखिए कैपेसिटेंस C=A/D होता है। तो ट्रांसमिशन लाइन में कैपेसिटेंस के लिए एप्सिलॉन क्या होता है, परमिटिविटी होता है। तो परमिटिविटी होता है तो यहाँ पर एयर के लिए 1 होता है। तो यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू जो होती है 8.85 × 10⁻12 फैरेड पर मीटर होता है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, वैल्यू कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है एग्जाम में।
इसके बाद जो है देखिए यहाँ से हम लोग निकालते हैं कैपेसिटेंस C इक्वल टू Q अपन V होता है, तो यहाँ से कूलाम पर वोल्ट इसका यूनिट हो जाता है। तो इंडक्टेंस जो होता है गोले के अंदर जो होता है, देखिए कंडक्टर होता है, तो यहाँ पर जो इंडक्टेंस होता है वो 0 होता है, क्योंकि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के इनर साइड में जो है, इनर साइड में देखिए चार्ज हो गया, फ्लक्स हो गया, आपका लिंकेज फ्लक्स हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो गया, ये सभी 0 होते हैं। तो इस वजह से जो इंटरनल कैपेसिटेंस होता है वो भी 0 होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप बेसिक सॉल्व कर रहे होंगे तो उसमें भी आपको यूथ में मिला होगा क्वेश्चन कि जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर मतलब क्या 0 होता है, क्या कांस्टेंट रहता है। तो चार्ज 0 होता है, फ्लक्स 0 होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होती है, और आपका वोल्टेज जो होता है इनर साइड आउटर साइड सब जगह समान होता है। ठीक है, इस वजह से जो है कंडक्टर होता है, कंडक्टर के अंदर जो होता है कैपेसिटेंस इंटरनल, जिसको हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं, वो 0 रहेगा। एक्सटर्नल कैपेसिटेंस जो होता है, देखिए एक्सटर्नल कैपेसिटेंस जो आएगा 2 पाई एप्सिलॉन ln अपान में ln dy/r होता है, तो इसको ध्यान रखिए आप लोग, 2 पाई एप्सिलॉन 0 ln dy/r होगा, डिवाइडेड बाई, ठीक है। इसका यूनिट क्या होगा, तो फैरेड पर मीटर पर फेज होता है। इसके बाद जो देखिए रेडियो इंटरफेरेंस, तो यहाँ से देखिए रेशियो ऑफ इफेक्टिव रेडियस फॉर कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, दोनों का रेशियो हम निकालते हैं। तो ये पहले भी क्वेश्चन हो चुका है होलो कंडक्टर के लिए, स्फीयर कंडक्टर के लिए। तो कैपेसिटेंस अपन इंडक्टेंस का रेशियो कितना होता है, 1/0.7788 होता है। इसके बाद सिंगल फेज 2 वायर के लिए निकालते हैं। देखिए सिंगल फेज 2 वायर के लिए अगर आप निकालते हैं तो देखिए यहाँ से फार्मूला आ जाता है आपका, लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस निकालते हैं। तो लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस जो वैल्यू आती है वो 2 पाई एप्सिलॉन अपान में ln dy/r होता है, लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस, ठीक है। या फेज टू न्यूट्रल कर लीजिए या लाइन टू कंडक्टर टू न्यूट्रल कर लीजिए, आप वही बात है। तो कितना होता है, देखिए लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस जो होता है वो 2 पाई एप्सिलॉन अपान में ln dy/r होता है। और आगे देखिए यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगा, इसके बाद लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस, और इसके बाद फेज टू फेज कैपेसिटेंस जो निकालते हैं, कंडक्टर टू कंडक्टर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो कितना आता है। तो उसमें देखिए वैल्यू जो आती है सी, मतलब लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस, CAB का मतलब हो गया लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस निकालते हैं, दो कंडक्टर के बीच का कैपेसिटेंस जो निकालते हैं वो आता है पाई एप्सिलॉन अपान में ln dy/r होता है। तो मतलब लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस। तो यहाँ से इसका एक बार क्वेश्चन जो है, आप लोग पावर ग्रिड का पेपर दिए होंगे 2020 में पेपर आया था, आप लोग प्रीवियस ईयर देखे होंगे, तो उसमें पूछा था लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस अपान में लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस का रेशियो कितना होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब इससे डायरेक्टली न्यूमेरिकल आ जाता है कि लाइन टू न्यूट्रल कैपेसिटेंस की वैल्यू इतना दिया है, तो लाइन टू लाइन कैपेसिटेंस की या कंडक्टर टू कंडक्टर कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी, ये आपको कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए तो कितना होगा, 0.5 होगा, ठीक। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखिए इसको आप लोग ध्यान रखिए, और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछा भी जाता है। तो इसको देखिए क्या है, इसको आप शॉर्ट में देख लीजिए यहीं से 2 लाइन में, ठीक है। देखिए ट्रांसमिशन लाइन की अगर लेंथ आप बढ़ा रहे हैं, ट्रांसमिशन लाइन की अगर आप लेंथ बढ़ा रहे हैं तो R पर, L पर, C पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। देखिए तो अगर ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ बढ़ाते हैं, आप लेंथ बढ़ाते हैं तो R, L, C तीनों पैरामीटर क्या होते हैं, बढ़ते हैं, और G भी बढ़ता है। फिर से सुनिए, ट्रांसमिशन लाइन की अगर लेंथ आप बढ़ा रहे हैं तो R, L, C तीनों बढ़ते हैं, ठीक। अगर ट्रांसमिशन पहला है, सेकंड है क्या है कि स्पेस बिटवीन कंडक्टर, अगर कंडक्टर के बीच का स्पेस बढ़ा रहे हैं, दो कंडक्टर के बीच का स्पेस बढ़ा रहे हैं, तब क्या होता है कैपेसिटेंस, मतलब रेजिस्टेंस इंडक्टेंस कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए अगर आप कंडक्टर के बीच का स्पेस बढ़ा रहे हैं तो उसमें क्या होगा, इंडक्टेंस बढ़ जाएगा, क्योंकि आप लाइन इंडक्टेंस जानते हैं क्या होता है कि लाइन का इंडक्टेंस जो होता है L/μ/2 पाई ln GMD/GMR होता है। मतलब कि इंडक्टेंस जो है वो GMR होती है, GMD होती है, वो बढ़ रहा है, लेंथ बढ़ रहा है तो इंडक्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस होता है, ठीक है। इंडक्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से लेंथ बढ़ाएंगे तो मतलब स्पेस बिटवीन कंडक्टर का बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इंडक्टेंस बढ़ेगा, लेकिन कैपेसिटेंस जो होता है वो घट जाएगा, क्योंकि कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन A/d होता है। तो कैपेसिटेंस जो होता है डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्पेस बिटवीन कंडक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस वजह से जो है क्या होगा, कैपेसिटेंस जो है घट जाएगा, इंडक्टेंस बढ़ेगा, और R पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो स्पेस बिटवीन कंडक्टर का बढ़ाने से इंडक्टेंस बढ़ता है, कैपेसिटेंस घटता है, और R पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसको आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान रखिए। और एक चीज़ जानिए,
अगर हाइट अर्थ से हाइट बढ़ा रहे हैं आप, ट्रांसफॉर्मर मतलब ट्रांसमिशन लाइन की टावर को बढ़ा रहे हैं, हाइट टावर की हाइट को बढ़ा रहे हैं, तब क्या होगा? तो हाइट बढ़ाने से देखिए क्या होता है, रजिस्टेंस और इंडक्टेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन कैपेसिटेंस जो होता है वो घट जाता है, क्योंकि हाइट बढ़ाने से देखिए सी जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, डी के होता है। अगर हाइट आप बढ़ा रहे हैं तो कैपेसिटेंस घटेगा। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखिए, इससे ज़्यादा आप लोगों को क्वेश्चन नहीं पूछेगा यहाँ से। इसके बाद आता है देखिए ट्रांसमिशन मॉडलिंग आता है, ट्रांसमिशन लाइन की मॉडलिंग कैसे करते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जो है इसकी मॉडलिंग कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग देखते हैं। देखिए तो देखिए क्या होता है कि पूरे जो इंडक्टेंस होता है और रेजिस्टेंस होता है पूरे, इसको हम लोग सीरीज पैरामीटर बोलते हैं, ये सीरीज में कनेक्टेड होता है। और कैपेसिटेंस और कंडक्टेंस जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं शंट पैरामीटर, जो पैरेलल में कनेक्टेड होता है मतलब। तो इसमें हम लोग देखिए टोटल जो सीरीज रिएक्टेंस निकालते हैं, देखिए यहाँ से, तो यहाँ से हमको टोटल सीरीज इम्पीडेंस जो मिला आर प्लस जे ओमेगा एल मिल गया इंटू एल होता है। ठीक है, और शंट एडमिटेंस जो मिला, शंट एडमिटेंस वाई बराबर क्या हो गया, मिल गया आपको जे ओमेगा सी इंटू एल हो गया। तो शंट एडमिटेंस की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, जे ओमेगा सी की वैल्यू रख दीजिए, तो 1 इम्पीडेंस निकालने के लिए शंट इम्पीडेंस निकालेंगे तो आपको 1 जे ओमेगा सी इंटू एल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आपको 2 पाई एफ सी इंटू एल मिलेगा। तो यहाँ से केस 1 बनता है, देखिए पहला चीज़ देखिए यहाँ से, अगर केस फर्स्ट है यहाँ पर, अगर फ्रीक्वेंसी और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन जो है वो 4000 तक है, 4000 है या 4000 से कम तक है, तो उस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन बोलते हैं। और उस लेंथ को हम कितना मेजर करते हैं, इसमें 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर फ्रिक्वेंसी को 50 हर्ट्ज लेते हैं तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 80 किलोमीटर आएगा। देखिए यहाँ से, तो फ्रिक्वेंसी और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन कितना है, 4000 है, और लाइन की लेंथ कितनी होती है, 80 किलोमीटर होती है, क्योंकि यफ का मान अगर आप 50 रखेंगे तो यफ से डिवाइड कर देंगे तो 80 किलोमीटर आएगा। तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ कितनी होती है, 80 किलोमीटर तक होती है। और वोल्टेज कितना होता है, तो 20 किलो वोल्ट तक वोल्टेज होता है। लाइन की लेंथ कितनी होती है, 80 किलोमीटर तक होती है, और फ्रिक्वेंसी और लेंथ दोनों का मल्टीप्लिकेशन 4000 तक होती है। ठीक, और इसमें देखिए जो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होती है और इसमें इम्पीडेंस जो हम निकालते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में इम्पीडेंस, देखिए इम्पीडेंस जो निकालते हैं आर प्लस जे ओमेगा एल, लेंथ कम है, लेंथ कम है, ठीक है, लेंथ कम है तो इम्पीडेंस जो है मतलब कि कम रहेगा, एज कम कुछ है। और लेकिन जो शंट इम्पीडेंस निकालते हैं, शंट इम्पीडेंस निकालते हैं उसमें क्या होता है, 1/2 पाई एफ सी इंटू एल होता है। देखिए लेंथ कम है, लेंथ कम है तो मतलब इम्पीडेंस जो है वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपको। इम्पीडेंस ज़्यादा होने से करंट क्या होता है, करंट इम्पीडेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, आई एस एच इक्वल टू वी अपॉन जेड एस एच होता है। इम्पीडेंस ज़्यादा है तो करंट कम होगा, कहने का मतलब है कि शंट ब्रांच जो होता है, शंट ब्रांच में करंट जो है वो बहुत कम फ्लो होगी। इस वजह से हम क्या करते हैं, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में जो शंट ब्रांच होता है उसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं। तो निगलेक्ट करने का रीज़न यही होता है कि शंट ब्रांच में करंट जो होती है बहुत कम मतलब फ्लो होती है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। इसके बाद मॉडलिंग बनाते हैं, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन की हम लोग कैसे मॉडल बनाते हैं, देखिए तो केवल हम रजिस्टेंस को और इंडक्टेंस को कंसीडर करते हैं। आपका ये आर फेज हो गया, ये इसका न्यूट्रल हो गया, तो केवल सीरीज ब्रांच के पैरामीटर को शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन में कंसीडर करते हैं। ठीक, इसके बाद इसके पैरामीटर कौन कौन से होते हैं, देखिए तो ए बी सी डी ट्रांसमिशन लाइन के पैरामीटर होते हैं। तो ए और डी की वैल्यू जो होती है कितना होता है, 1 होता है, बी की वैल्यू जो होती है जेड होती है, और सी की वैल्यू जो होती है 0 होता है। और सिमेट्रिक कंडीशन के लिए क्या होता है, सिमेट्रिक कंडीशन के लिए ए इक्वल टू डी होता है, और रेसिप्रोसिटी के लिए, रेसिप्रोकल के लिए क्या होता है, ए डी माइनस बी सी इक्वल टू 1 होता है। ए और जो डी होता है ये यूनिट लेस होता है, और बी की यूनिट जो होती है महो होती है, ओम होती है, और सी की यूनिट साइमेंस होती है। ठीक, ए और डी जो होता है यूनिट लेस होता है, बी की यूनिट क्या होती है, ओम होता है, और सी की यूनिट महो होता है। ठीक, अब इसके बाद देखिए जो होता है वोल्टेज रेगुलेशन निकालते हैं, तो वोल्टेज रेगुलेशन आप लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज अपन फुल लोड वोल्टेज इंटू 100 होता है वोल्टेज रेगुलेशन के लिए। और एक और वोल्टेज रेगुलेशन के लिए फार्मूला होता है, ये सभी ट्रांसमिशन लाइन के लिए हम निकालते हैं। तो वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू क्या होता है, वी एस अपान ए माइनस वी आर अपान वी आर होता है इंटू 100 होता है। अब शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए रखते हैं, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए वोल्टेज जो ए की वैल्यू होती है वो 1 होता है। ठीक, तो शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन के लिए वी एस माइनस वी आर अपान वी आर होता है, मतलब सेंडिंग इन वोल्टेज माइनस रिसीविंग इन वोल्टेज अपान रिसीविंग इन वोल्टेज इंटू 100 होता है। लैगिंग पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है आर पर यूनिट कास फाई प्लस एक्स पर यूनिट साइन फाई होता है। यहाँ प्लस माइनस रखते हैं, तो लैगिंग पावर फैक्टर के लिए प्लस रखते हैं और लीडिंग पावर फैक्टर के लिए माइनस रखते हैं। तो यहाँ से देखिए लैगिंग पावर फैक्टर के लिए जो हम लोग फार्मूला निकाल के आता है, तो लैगिंग मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, लैगिंग पावर फैक्टर पे मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिलता है। यहाँ पर हम लोग इसको 0 रखते हैं, तो यहाँ से tan थीटा की भी जो वैल्यू आती है, tan थीटा की वैल्यू x/r होता है। तो पूछता है कंडीशन फॉर मैक्सिमम वोल्टेज रेगुलेशन, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी होती है, x/r होता है। और पावर फैक्टर जो होता है वो r/z होता है।
इसके बाद जो है देखिए लीडिंग पावर फैक्टर पे, तो लीडिंग पावर फैक्टर पे जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, तो लीडिंग पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन कितना होता है भैया देखिए, तो लीडिंग पावर फैक्टर पे जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है वो आपका यहाँ से आप निकाल सकते हैं। देखिए लीडिंग पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन जो निकालेंगे आप, तो यहाँ से वैल्यू रख दीजिए। तो वोल्टेज रेगुलेशन जो होता है, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन भी आ सकता है, लीडिंग पावर फैक्टर पे मिनिमम वोल्टेज रेगुलेशन मिल सकता है। और tan फाई की जो वैल्यू होती है R/X होता है। और पावर फैक्टर जो होता है X/Z होता है, X/Z पावर फैक्टर X/Z। और लैगिंग पावर फैक्टर पे पावर फैक्टर कितना होता था लैगिंग पावर फैक्टर पर, तो वहाँ पर R/Z होता था। लेकिन जो लीडिंग पावर फैक्टर पे वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कितना आता है, पावर फैक्टर X/Z होता है। इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। इसके बाद जो देखिए पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर कितना होता है, तो R पर यूनिट के बराबर होता है। इसके बाद देखिए सेकंड केस आता है। सेकंड केस में वोल्टेज रेगुलेशन के लिए सेकंड केस जो है, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी और वोल्टेज होता है कितना, 20 से लेकर 100 किलो वोल्ट तक वोल्टेज होता है। और फ्रिक्वेंसी और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 4000 से ज़्यादा होता है, 12000 से कम होता है। और लाइन की लेंथ कितनी होती है, 80 किलोमीटर से लेकर 240 किलोमीटर तक लाइन की लेंथ होती है। आपको ये चीज़ जो है कहीं कहीं 160 किलोमीटर भी मिलेगा तो भी सही होता है। ज़्यादातर मोस्टली बुकों में आपको 240 किलोमीटर नहीं 160 किलोमीटर ही मिलेगा। और लेंथ जो है 80 किलोमीटर तक, और लाइन की लेंथ जो है 80 किलोमीटर, 60 के लिए, मीडियम के लिए जो 160 से अबव। लेकिन 240 अगर दिया रहेगा तो भी सही होता है। ठीक है, आप फ्रिक्वेंसी और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन से निकालेंगे 240 ही आएगा। इसके बाद ट्रांसमिशन लाइन की मीडियम ट्रांसमिशन लाइन होता है। तो मीडियम ट्रांसमिशन लाइन में देखिए क्या होता है कि हम लोग इसमें जो एक दो मॉडल में कन्वर्ट करते हैं। तो पहला मॉडल को हम लोग देखिए, हम लोग इसमें दो मॉडल मान के चलते हैं। ठीक, पहला टी मॉडल होता है, दूसरा क्या होता है, पाई मॉडल होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, देखिए टी मॉडल जो होता है इसमें हम क्या करते हैं, सीरीज ब्रांच के पैरामीटर को हम टू पार्ट में तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। और शंट पैरा जो मीटर होता है, ब्रांच का पैरामीटर उसको हम बीच में रख देते हैं, तो टी मॉडल होता है, टी शेप में बन जाता है। और पाई मॉडल में क्या होता है, पाई मॉडल में शंट ब्रांच का जो पैरामीटर होता है उसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। और जो सीरीज ब्रांच का पैरामीटर होता है उसको हम लोग बीच में कर देते हैं। तो इसको हम लोग कंसंट्रेटेड पैरामीटर मॉडल मान के बनाते हैं। ठीक, और सबसे अच्छा जो होता है वो पाई मॉडल जो होता है सबसे अच्छा होता है, एक्यूरेसी अच्छी होती है, कैलकुलेशन ईजी होता है। ये है। इसके बाद देखिए इसकी जो वैल्यू होती है टी मॉडल में और पाई मॉडल में, तो टी मॉडल जो होता है, टी मॉडल के लिए हम लोग जो वैल्यू निकालते हैं उसमें कितना होता है, तो ए और डी की वैल्यू 1 + YZ/2 होता है, 1 + YZ/2। और बी की वैल्यू जो होती है Z × 1 + YZ/4 होता है। और सी की वैल्यू जो होती है वो कितना होता है, वाई होता है। और डी वाले में क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है इसको आप यहाँ वाई के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, पाई मॉडल में आ जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ है। देखिए यहाँ पर जो पाई मॉडल होता है, पाई मॉडल में क्या होगा, ए और डी की वैल्यू 1 + YZ/2 ही रहेगा। बी की वैल्यू जो होती है जेड रहे हो जाएगा। और सी की वैल्यू जो होती है वाई × 1 + YZ/4 हो जाएगा। इसको ध्यान रखिए आप लोग। इसके बाद केस थर्ड होता है। तो केस थर्ड में क्या होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन आती है। तो लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में जो होती है, देखिए फ्रिक्वेंसी और लेंथ का मल्टीप्लिकेशन कितना होता है, 12000 हर्ट्ज किलोमीटर से एबव रहेगा, 12000 जो है से ज़्यादा रहेगा। और लेंथ जो होती है वो 240 किलोमीटर से ज़्यादा रहेगी। और वोल्टेज जो होता है कितना रहेगा, 100 किलो वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज रहेगी। और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग क्या करते हैं, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड पैरामीटर मान के करते हैं। और शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन को हम लोग कंसंट्रेटेड पैरामीटर मॉडल मान के करते हैं। तो हो गया यहाँ तक। इसके बाद जो है देखिए आपसे कभी कभी ये पूछता है, देखिए इसको आप लोग थोड़ा सा बस जान लीजिए। देखिए जो वाई होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपेगेशन कांस्टेंट बोलते हैं। तो और अल्फा वाई = क्या होता है, प्रोपेगेशन कांस्टेंट बराबर होता है जेड × वाई होता है, मतलब एडमिटेंस × इम्पिडेंस होता है। तो यहाँ से y की वैल्यू जो आती है, देखिए अल्फा + j बीटा होता है। अल्फा को क्या बोलते हैं, एटेन्यूएशन कांस्टेंट बोलते हैं। इसकी यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिट पूछता है, कई बार पूछा है एग्जाम में यूनिट। तो एटेन्यूएशन कांस्टेंट की जो यूनिट होती है वो मीटर इनवर्स या तो फिर नेपियर होता है, सबसे ज़्यादा नेपियर पूछा जाता है तो नेपियर होता है। और बीटा जो होता है, बीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, फेज कांस्टेंट बोलते हैं। और बीटा की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर मीटर होता है। ये दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए। इसके बाद देखिए इंसिडेंट वेव होता है, रिफ्लेक्टेड वेव होता है। इससे आपको बस केवल ये पूछा जाता है कि अगर लाइन शॉर्ट सर्किट है तो, ओपन सर्किट है तो, या फिर लाइन को लोड इम्पीडेंस को सर्ज इम्पीडेंस में टर्मिनेट कर दिया गया है तो वैल्यू कितनी कितनी होती है ये पूछता है आपसे। तो यही चीज़ें आप लोग ध्यान रखिए, बाकी तो है तो बहुत कुछ।
रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट जो होता है, देखिए रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट की फार्मूला जो होता है, रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट का फार्मूला जो होता है, देखिए ये आपको ZL माइनस Z0 अपान ZL प्लस Z0 होता है। ZL क्या होता है, लोड इम्पीडेंस होता है, और Z0 क्या होता है, सर्ज इम्पीडेंस होता है। रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट होता है, और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट जो होता है 2ZL अपान ZL प्लस Z0 होता है। ठीक है, तो वैल्यू देखिए पूछता है यहाँ से, ये वैल्यू पूछता है शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है तो मीडियम कर रहे हैं ट्रांसमिशन लाइन को अगर शॉर्ट सर्किट से टर्मिनेट कर दिया जाता है तब क्या होता है, ओपन सर्किट से कर दिया जाता है तब क्या होता है, तो इन्हीं सब की वैल्यू पूछता है। देखिए तो इसका समरी जो है यहाँ से ये देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। इसको देखिए, ये इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर में अगर ओपन सर्किट है, लाइन ओपन सर्किट है, मतलब ये ओपन सर्किट के लिए है, शॉर्ट सर्किट के लिए है, ये फ्लैट के लिए है। मतलब फ्लैट के लिए होता है कि लोड इम्पीडेंस को सर्ज इम्पीडेंस में टर्मिनेट कर देते हैं, तब क्या होता है, तो ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज होता है 2 होता है, और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ करंट जो होता है 0 होता है। रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज कितना होता है, 1 होता है, और रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ करंट जो होता है वो -1 होता है। R का मतलब रिफ्लेक्शन हो गया, T का मतलब ट्रांसमिशन होता है। ऐसे ही शॉर्ट सर्किट के लिए देखिए, शॉर्ट सर्किट के लिए क्या होगा, रिफ्लेक्शन ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ जो वोल्टेज है वो 0 होगा, और ट्रांसमिशन कॉफिशिएंट ऑफ करंट जो होता है वो 2 होता है, और रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ वोल्टेज -1 होता है शॉर्ट सर्किट के लिए, और रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ करंट जो होता है 1 होता है। और फ्लैट के लिए क्या होता है, ट्रांसमिशन जो कॉफिशिएंट होता है 1 होता है वोल्टेज के लिए, करंट के लिए भी, और रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट जो होता है दोनों 0 होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिए, कभी कभी डायरेक्टली पूछ लेता है कि रिफ्लेक्शन कॉफिशिएंट ऑफ करंट कितना होता है, वोल्टेज कितना होता है। इसके बाद जो है देखिए, तो सर्ज इम्पीडेंस और करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस आ रहा है। देखिए तो सर्ज इम्पीडेंस क्या होता है, तो सर्ज इम्पीडेंस मतलब कि देखिए वह इम्पीडेंस जो चालक के एकांक लंबाई के पैरामीटर पर डिपेंड करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सर्ज इम्पीडेंस बोलते हैं। तो सर्ज इम्पीडेंस Z0 को ZOC इंटू ZSC मतलब ओपन सर्किट इम्पीडेंस और शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस के मल्टीप्लिकेशन को हम लोग सर्ज इम्पीडेंस बोलते हैं। इसके बाद देखिए करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होता है। करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जो है, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस के लिए क्या होता है, Z0 इक्वल टू अंडर रूट में Y/Z/Y होता है। Z/Y लॉसलेस लाइन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, लॉसलेस लाइन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको R और G की वैल्यू जो है वो 0 रख देंगे इसमें, इस इक्वेशन में। तो यहाँ से आ जाएगा, अगर लॉसलेस लाइन है तो उसके लिए अंडर रूट में L/C होता है। इसके बाद देखिए, इफ़ लॉसलेस लाइन सर्ज इम्पीडेंस इज कॉल्ड द करेक्टरिस्टिक, अगर लाइन जो होती है वो लॉसलेस है तो हम क्या कहते हैं, लॉसलेस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस बोलते हैं। सर्ज इम्पीडेंस जो होता है लाइन के लेंथ पर डिपेंड नहीं करता है, ये भी ध्यान रखिए आप लोग। सर्ज इम्पीडेंस जो है डिपेंड किस पर करता है, तो GMD और GMR पर डिपेंड करता है। देखिए जो ओवर हेड लाइन होती है, ओवर हेड लाइन के लिए सर्ज इम्पीडेंस 400 होता है, और अंडरग्राउंड केबल के लिए 40 होता है, और ट्रांसफार्मर के लिए लगभग 2000 होता है, 1000 से 2000 के बीच में होता है। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग होता है। सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग जो है देखिए, तो सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग जो होता है SIL होता है V² अपान, या तो इसको हम लोग V² अपान Z0 लिखते हैं। Z0 जो होता है सर्ज इम्पीडेंस होता है, तो वैल्यू इसको रखते हैं। तो आइडियल पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी जो है ये बढ़ती है, अच्छी होती है सर्ज इम्पीडेंस लोडिंग से ज़्यादा होने से। और एक चीज़ और है, देखिए इसको पढ़ लीजिए। अगर डिस्टेंस जो होता है, देखिए डिस्टेंस जो है और वोल्टेज होता है, अगर 15 से 30 किलोमीटर की लाइन है तो उसकी वोल्टेज होती है 11 किलोवोल्ट तक होता है, और अगर 30 से 60 किलोमीटर की लाइन है तो 33 किलो वोल्ट तक होता है। 60 से 100 किलोमीटर की लाइन है तो उसमें 66 किलो वोल्ट तक लाइन हम लोग इसमें ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, 66 किलो वोल्ट तक। अगर 100 से 200 किलोमीटर की लाइन है ट्रांसमिशन लाइन है तो उसमें 132 किलो वोल्ट की लाइन को हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। 200 से 300 किलोमीटर की लाइन है तो उसमें हम लोग 220 किलो वोल्ट की लाइन हम लोग ट्रांसमिट करते हैं। और 300 से 400 किलो वोल्ट की अगर किलोमीटर की लाइन है तो उसमें हम लोग 400 किलो वोल्ट तक लाइन को ट्रांसमिट करते हैं। और अगर 400 किलोमीटर से ज़्यादा की लाइन लेंथ 400 किलोमीटर से ज़्यादा है तो उसमें हम लोग कितना करते हैं, 765 किलो वोल्ट जो है लाइन को ट्रांसमिट करते हैं। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग देखिए पढ़ेंगे कि फेरांटी इफेक्ट क्या होता है, फेरांटी इफेक्ट को पढ़ेंगे। और तब तक आप लोग रिवीजन कीजिए, और इससे पहले वाला लेक्चर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको देखिए, और अपने दोस्त में स्टडी ग्रुप में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट कीजिए आप लोग। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।